आज के लेक्चर में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम मॉड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डेटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को मॉड कहते हैं। ये वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो दिए गए डेटा में ज्यादा से ज्यादा दफा आती हैं। मॉड मालूम करने के लिए फार्मूले दिए गए हैं। अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए दिया गया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मॉड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डेटा के लिए मॉड मालूम करने के लिए हम दिए गए स्टेप्स को शामिल करेंगे। स्टेप नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप को फाइंड करें। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को fm से डिनोट करते हैं। स्टेप नंबर 2, दिए गए फार्मूला को इस्तेमाल करें। मॉड इज इक्वल टू L प्लस fm माइनस f1 ओवर 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। दिए गए फार्मूला में f1 और f2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को जाहिर करते हैं, जबकि fm मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। इनको टेबल में कुछ इस तरह लिखा जाता है। फर्ज करें क्लास A to B f1, क्लास C to D fm, क्लास E to F f2। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम बार बार आने वाली ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे तो मॉड हमारे पास 6 आएगा। अब हम f1, f2, fm, h, l के इस्तेमाल को देखते हैं। l को मॉडल क्लास या ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। h को मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल के साइज के लिए इस्तेमाल करेंगे। fm को मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। f1 को मॉडल क्लास की पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। f2 मॉडल क्लास की सक्सेडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होगी। चलें अब एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दिया गया डेटा डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, इसलिए इसका मॉड 2 होगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 2 के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, मतलब ये कि 2 हेड्स बार बार आएंगे। अब हम एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें कहा गया है फॉर द फॉलोइंग डेटा showing weights of toffee boxes in gram, determine the model weight of boxes। अब यहाँ पर डेटा कॉन्टिन्यूस है, तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज को मालूम करेंगे। पॉइंट बी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास को मालूम करेंगे। आइए अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस या ग्रुप्स का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम गिवन टेबल में दी गई तमाम क्लासेस या ग्रुप्स को लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। इस कॉलम में हम क्लासेस की फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करके लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्लास 0 to 9 है, तो हम इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें माइनस 0.5 हासिल होगा और इसकी सेकंड वैल्यू 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 हासिल होगा। तो इसको माइनस 0.5 टू 9.5 इस तरह क्लास बाउंड्रीज के कॉलम में लिखेंगे। फिर इस तरह ही नेक्स्ट क्लास की फर्स्ट वैल्यू 10 में से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वैल्यू 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमें 9.5 टू 19.5 हासिल होगा। फिर हम इसी मेथड के साथ तमाम वैल्यूज को हासिल करके कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दिए गए टेबल में दी गई हैं, इसलिए हम उनको ही यूज करेंगे और लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेंगे। इस तरह हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक टेबल में से हमने जो कुछ हासिल किया वो ये है। मॉडल क्लास आर ग्रुप इज इक्वल टू 9.5 टू 19.5, f1 is equal to 2, f2 is equal to 5, h is equal to 10,
L is equal to 9.5 and FM is equal to 10। अब हम इन तमाम वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा। 9.5 में 6.134 को ऐड करने से हमें मॉड की वैल्यू 15.654 हासिल होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा मॉड का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एक मीन या एवरेज है जो सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट करती है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हों लाइक x1, x2, x3 अप टू xn, तब इनका ज्योमेट्रिक मीन इनके प्रोडक्ट का nth रूट होगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन ये होगा। यहाँ पर 1/n nth रूट है। ये वाला फार्मूला लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम एक मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 8 यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग लॉगरिथम फार्मूला। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले हम यूजिंग बेसिक फार्मूला के साथ इस सवाल को हल करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जिसमें वैल्यूज को पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 into 4 into 8 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 64 होल पावर 1/3। जब इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें आंसर 4 हासिल होगा। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और इसमें x की तीनों वैल्यूज 2, 4 और 8 लिखेंगे और दूसरा कॉलम हम x का बनाएंगे। इस कॉलम में हम x की वैल्यूज का लॉग मालूम करके लिखेंगे। 2 का लॉग 0.3010 होगा, 4 का लॉग 0.6021 होगा और 8 का लॉग 0.9031 होगा। फिर हम log x की तमाम वैल्यूज का सम टोटल के सामने लिख देंगे। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें एंटी लॉग की वैल्यू 0.6021 हासिल होगी। जब इस वैल्यू का एंटी लॉग लिया जाएगा तो हमें ये वैल्यू हासिल होगी। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने से हमें ज्योमेट्रिक मीन 4 हासिल होगा। अब हम एक और मिसाल से समझते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सॉल्यूशन में हम इसको कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम क्लासेस का बनाएंगे और इसमें दिए गए टेबल से मार्क्स इन परसेंटेज के कॉलम की तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे। इसके बाद हम सेकंड कॉलम F का बनाएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी को जाहिर करेगा। इस कॉलम में हम दिए गए टेबल के सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे। इसके बाद हम थर्ड कॉलम X का बनाएंगे और X की वैल्यू क्लासेस की हर वैल्यू का मिड पॉइंट होगी। जैसा कि क्लासेस की पहली वैल्यू 33 to 40 है, तो हम इन दोनों नंबर्स 33 और 40 को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हासिल होने वाली वैल्यू X की वैल्यू होगी। हम इस तरीके से X की तमाम वैल्यूज मालूम कर लेंगे। इसके बाद हम log X का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम X की वैल्यूज का log मालूम करके लिखेंगे। फिर इसके बाद हम f log x का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम f कॉलम की वैल्यूज और log x कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम f log x की तमाम वैल्यूज का सम मालूम कर लेंगे। इस तरह टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फार्मूला के तहत ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास ये है। वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करेंगे। जब वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें एंटी लॉग 1.66749 हासिल होगा। इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने से हमें ज्योमेट्रिक मीन 46.50 हासिल होगा। इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हासिल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हार्मोनिक मीन को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हार्मोनिक मीन में सबसे पहले दी गई वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिया जाता है। रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से लिया जाता है। फिर इनका मीन इस तरह से निकाला जाता है, सिग्मा 1/x/n। इक्वेशन ए का रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन कहलाता है, यानी हार्मोनिक मीन बराबर है 1/सिग्मा 1/x/n के, जिसे जब तरतीब के साथ लिखा जाएगा तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/सिग्मा 1/x। ये मेथड अनग्रुप डाटा के लिए यूज किया जाता है और ग्रुप डाटा के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/सिग्मा f/x। आइए अब हम एक मिसाल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। आइए पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। पहले हम x की दी गई वैल्यूज का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में तमाम वैल्यूज को तरतीब से लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम 1/x का बनाएंगे और इस कॉलम में x की तमाम वैल्यूज को 1 से डिवाइड करके लिखेंगे। जैसा कि x की वैल्यू 12 है तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.0833 हासिल होगा। और इसी तरह जब हम x की वैल्यू 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.2 हासिल होगा। और फिर इसी तरह से हम बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड करके टेबल कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में 1/x की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी, यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4/0.6583, जिससे हमें हार्मोनिक मीन 6.076 हासिल होगा। ये एग्जाम्पल अनग्रुप डाटा के लिए है। आइए अब हम ग्रुप डाटा के लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आइए पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले क्लासेस का कॉलम बनाएंगे जिस तरह से गिवन टेबल में दिया गया है और हम वही क्लासेस इस कॉलम में यूज कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम F बनाएंगे और इस कॉलम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे जो दिए गए टेबल में लिखे गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम X बनाएंगे और इस कॉलम में हम क्लासेस का मिड पॉइंट मालूम करके लिखेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्लास 33 to 40 है तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी सेंट्रल वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि 36.5 है। और फिर इसी तरह से क्लास 41 to 50 के दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से 45.5 हासिल होगा। इसके बाद हम इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f/x बनाएंगे और इसमें हम f की वैल्यूज को x की वैल्यूज के साथ डिवाइड करके हासिल होने वाली वैल्यूज को लिखेंगे। जैसा कि f की वैल्यू 28 है और x की वैल्यू 36.5 है तो इनको डिवाइड करने से हमें 0.767123 हासिल होगा। फिर हम इसी मेथड को यूज करके इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को फाइंड करके इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हमें 85 को 1.8706 से डिवाइड करना होगा जिससे हमें हार्मोनिक मीन 45.441 हासिल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। डाटा के अंदर दी गई वैल्यूज को ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। नंबर 1, एक जैसी ऑब्जर्वेशंस के साथ वेरिएबल का मीन कांस्टेंट k है और k इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, ओरिजिन को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। नंबर 3, स्केल को तब्दील करने का मतलब है कि फार्मूला को तब्दील करना, इसलिए स्केल को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। नंबर 4,
वेरिएबल x की डेविएशंस के सम का मीन हमेशा 0 होता है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 34, 34, 34, 34, 34 एंड 34। अब यहाँ पर वेरिएबल x की एक जैसी ऑब्जर्वेशन ही ली गई है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक x बार 34 होगा। वैसे भी अगर फॉर्मूला के जरिए देखें तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया जाएगा हमें आंसर 34 होगा। आइए अब एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है अ वेरिएबल x टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज 4, 5, 8, 6 and 2. Find mean when 5 is added to each observation. B. 10 is multiplied with each observation. C. Prove sum of the deviation from mean is 0. हमें x की ये वैल्यूज दी गई हैं 4, 5, 6, 8, 2। हम यहाँ पर दो नए वेरिएबल्स y और z को a और b के लिए मुतारिफ करवाएंगे। अब हमें ये गिवन है कि y is equal to x plus 5 और z is equal to 10x। अब हम इनका रिजल्ट मालूम करने के लिए टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले x का कॉलम बनाएंगे और x की दी गई तमाम वैल्यूज को इस कॉलम में लिखेंगे और इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके 25 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम दिए गए y is equal to x plus 5 का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम y की उन वैल्यूज को लिखेंगे जो हमें x की वैल्यू को y is equal to x plus 5 में पुट करने से हासिल होंगी। जैसा कि x के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 4 है तो हम इसको फार्मूला में इस तरह पुट करेंगे y is equal to 4 plus 5, तो हमारे पास y 9 हासिल होगा और हम y की इस वैल्यू को y is equal to x plus 5 के कॉलम में लिखेंगे और इसी तरह से ही हम y की बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम z is equal to 10x का कॉलम बनाएंगे। जैसा कि x की फर्स्ट वैल्यू 4 है तो हम इसको फार्मूला में इस तरह पुट करेंगे z is equal to 10 into 4, तो हमें z की वैल्यू 40 हासिल होगी। ये हमारे पास इस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू होगी और इसी तरीका से हम बाकी तमाम वैल्यूज को मालूम करके इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद हम x माइनस x बार फार्मूला का कॉलम बनाएंगे और हम इस फार्मूला में x और x बार की वैल्यूज को पुट करेंगे। टेबल में हमारे पास x की वैल्यूज तो मौजूद हैं लेकिन x बार की वैल्यूज मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम पहले इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। x बार के लिए हम x की तमाम वैल्यूज का सम मालूम करके 5 पर डिवाइड करने से हासिल करेंगे, तो इस तरह हमारे पास x बार की वैल्यू 5 हासिल होगी। अब हम x और x बार की वैल्यूज को x माइनस x बार में पुट करके लिखेंगे, तो हमें 4 माइनस 5 करने से -1 हासिल होगा और ये इस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू होगी और इसी तरह से हम बाकी तमाम वैल्यूज को भी मालूम कर लेंगे और लिखेंगे और एंड में इसका सम मालूम कर लेंगे जो हमें 0 हासिल होगा और इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हमें इस टेबल से ये कुछ हासिल हुआ है। x बार इज इक्वल टू 25 over 5 इज इक्वल टू 5, y बार इज इक्वल टू 50 over 5 इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 250 over 5 इज इक्वल टू 50। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। a y बार इज इक्वल टू x बार प्लस 5, x बार की वैल्यू पुट करने से हमें y बार इज इक्वल टू 5 प्लस 5 हासिल होगा, जिससे हमें y बार की वैल्यू 10 हासिल होगी। b पार्ट में z बार 10x बार के बराबर है। x बार की वैल्यू को पुट करने से हमें z बार इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हासिल होगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें z बार की वैल्यू 50 हासिल होगी। इससे जाहिर होता है कि ओरिजिन और स्केल को चेंज करने से मीन मुतासिर होता है। सम ऑफ ऑल डेविएशन इज डिफाइंड एज सिग्मा इंटू x माइनस x बार इज इक्वल टू 0। पार्ट सी में टेबल के आखिरी कॉलम से हमने नोट किया कि सिग्मा इंटू x माइनस x बार 0 के बराबर है। डेविएशंस के सम का मीन 0 होता है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे।
उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं। मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।